हेलो, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। और जैसा आप देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो वेव है। तो वेव को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, स्लिंकी का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। आपने अगर स्लिंकी नहीं देखा है तो मैं बता दूं, ये एक स्प्रिंग टाइप की होती है जो काफ़ी लंबी होती है और थोड़ी ढीली होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जो आपके पैन में स्प्रिंग है वो बहुत ही लंबी हो गई है। ठीक है, और बहुत मुलायम है ये। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, मतलब यहाँ पे उसको ऐसे उठाते हैं। जब ये वाला पार्ट हम उठाएंगे तो ये वाला पार्ट उठेगा और हम देखेंगे कि कुछ पार्ट यहाँ पे ऐसा उठ गया है, एक बम्प आ गया है, कुछ पार्ट हिस्सा इसका बम्प आ गया है। ठीक है, और बाकी पार्ट तो ऐसे ही है। और फिर हम देखेंगे यही हिस्सा जिसमें बम्प आया है ये नॉर्मल हो गया है, और कुछ आगे जाके फिर एक बम्प आया है, कुछ आगे जाके फिर एक बम्प आया है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, या आपने उसमें देखा होगा जिम में जो एक्सरसाइज होती है ना, रस्सियों वाली होती है, जब ऐसे ऐसे रस्सी करते हैं तो एक बम्प आता है, और वो बम्प जो है मतलब बम्प मतलब उठ गया हिस्सा, कुछ वो उठा हुआ हिस्सा हमें आगे जाते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन उठा है इसको एक इवेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवेंट। चाहे हिंदी में बोलते हैं एक कोई घटना हुई। क्या घटना हुई? एक बम्प दिखाई दिया, कोई पार्ट उठा दिखाई दिया, और ये घटना हमें पहले भी दिखाई दी थी। ठीक है, t=t समय पे, और मान लेते हैं ये बम्प की दूरी जो है x है, तो x दूरी पे t समय में जो हमें घटना दिखाई दी है। अब क्या होता है, जब हमने इस पोर्शन को उठाया है तो हमने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है? डिस्टर्बेंस। हमने किया है डिस्टर्बेंस क्रिएट। पहले मामला बहुत शांत था, पूरी स्लिंकी एकदम शांत थी। हमने इस पार्ट को स्नैप किया, उठाया। ठीक है, इसमें स्नैपिंग किया। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस जब क्रिएट होता है तो डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होता है। डिस्टर्बेंस क्या होता है? प्रोपोगेट। डिस्टर्बेंस जब क्रिएट होता है तो वो क्या होता है? प्रोपोगेट होता है। मान लो v स्पीड से वो प्रोपोगेट हो रहा है, आगे जा रहा है, तो जहाँ ये डिस्टर्बेंस जाएगा उस हिस्से को उठाएगा। तो मान लो यहाँ पे उसने इस हिस्से को उठाया, और डिस्टर्बेंस की प्रोपोगेशन स्पीड है v। ठीक है, तो ये जो हमें बम दिखा है, मान लेते हैं ये समय है t=0 और उसकी स्पीड क्या है? v। तो t टाइम में वो कितना चला? vt चला। कितना चला? vt, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टर्बेंस स्पीड v है तो t टाइम बाद कितना चला, कितने आगे गया? इतने आगे गया। और जब वो गया डिस्टर्बेंस तो इस हिस्से को उसने क्या कर दिया? उठा दिया। तो अगर ये दूरी x है और ये दूरी vt है तो इस बम्प की दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस vt। इस बम्प की दूरी क्या हो जाएगी? x माइनस vt। देखो, टॉपिक है वेव, तो वेव को समझने के लिए हमको यही एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, स्लिंकी वाले एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो हम क्या बोले हैं, जो घटना हमें t=t समय में दिखी, वही घटना, वही इवेंट हमें कब दिखाई दिया? हमें vt डिस्टेंस पहले दिखाई दिया। तो जो घटना मतलब हिलने डुलने वाली घटना, मतलब कोई हिस्सा ऊपर गया, वो इवेंट, वो घटना हमें vt डिस्टेंस पहले दिखाई दी। मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो t=0 और x माइनस vt दूरी पे मुझे वही घटना दिखाई दी। इसका मतलब वेव का प्रोपोगेशन हुआ होगा। ठीक है, तो वेव क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मास। ठीक है, तो जो घटना हमें t समय में दिखाई देती है, अगर वही घटना हमें x माइनस vt दूरी पे और t=0 समय में दिखाई देती है तो हम क्या बोलेंगे? एक वेव ट्रेवल की होगी। क्या ट्रेवल की हुई होगी? एक वेव। तो वेव को इस तरह ही एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। ठीक है, अब जो भी हमने समझा है उसको हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हम कैसे उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। हम एक इक्वेशन लिखेंगे y=x प्लस vt। ठीक है, और हम चेक करेंगे क्या ये इक्वेशन वेव का है या नहीं है। कैसे चेक किया जाता है? अगर हमने समय लिया t=0, अगर हमने समय क्या लिया? t=0, और हमने दूरी ली
x माइनस वी टी। हमने क्या दूरी ली, ये दूरी ली और समय लिया t0। तो हमें अगर सेम एक्सप्रेशन मिल जाता है, अगर हमें सेम y मिल जाता है तो वो क्या होगा, वेव का ही इक्वेशन होगा। क्योंकि हमने यही समझा था कि जो इवेंट x दूरी पे और t टाइम पे हुआ है, अगर वही इवेंट x माइनस वी टी दूरी पे और t0 टाइम पे अगर होगा तो क्या गई होगी, वेव गई होगी। तो चेक करते हैं हम, तो हमारा y1 क्या हो जाएगा, x के बदले हमें क्या रखना है, x माइनस वी टी, और t के लिए क्या रखना है, 0। तो ये बिटू आ जाएगा x माइनस वी टी। तो y1 तो हमारा आ रहा है x माइनस वी टी, लेकिन y हमारा क्या था, x प्लस वी टी। तो हम क्या देख रहे हैं, y1 y के बराबर नहीं है, y1 हमारा y के बराबर नहीं है। ये जो हमारा y1 है वो y के बराबर नहीं है। तो एक जैसी घटना नहीं हुई। जब एक जैसी घटना नहीं हुई तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो वेव इक्वेशन चेक करने का क्या तरीका होता है, हमें अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू x माइनस वी टी। तो अगर हमें वही फंक्शन मिल जाता है, वही एक्सप्रेशन फिर से मिल जाता है, तो वो वेव इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक और चेक करते हैं कि क्या ये वेव इक्वेशन है या नहीं है। तो हम बस सिंपल सा चेंज कर देते हैं, हम अपना एक्सप्रेशन कर देते हैं x माइनस वी टी। फिर से चेक करते हैं, तो x के लिए क्या रखना है हमें, x माइनस वी टी, और t के लिए क्या रखना है हमें, 0। तो रखते हैं, तो y1 क्या आएगा, x पे रखो x माइनस वी टी, और t के लिए क्या रखो, 0। तो y1 हमारा क्या आएगा, x माइनस वी टी। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा y1 और y क्या है, बराबर है। मतलब जो घटना x दूरी पे और t समय पे हुई थी, वही घटना t इक्वल टू 0 और x माइनस वी टी दूरी पे हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वेव इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, वेव इक्वेशन। तो इस चैप्टर का ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जो x माइनस वी टी के फॉर्म में होगा, फिर से मैं बोला हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन जो x माइनस वी टी के फॉर्म में होगा वो वेव इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, वेव की यही प्रॉपर्टी होती है, वेव प्रोपोगेट करती है, कुछ आगे गया तभी तो डिस्टरबेंस आया। ठीक है, तो जो हमें इवेंट, जो घटना हमें दिखी t समय पे, वही घटना हमें कुछ पहले दिखाई दे रही है x माइनस वी टी पे, तभी हम बोल सकते हैं कि वेव उससे पास की होगी। वेव एक धक्का है, जैसे लोग खड़े हुए हैं टिकट लेने के लिए। ठीक है, आप मान सकते हैं, जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के तौर पे, तो मान के चलिए कि जैसे लोग लगे हुए हैं टिकट के लिए, टिकट खरीदने के लिए लोग लगे हुए हैं और टिकट मिल नहीं रही है। ये हमारा है टिकट काउंटर, ये हमारा है टिकट काउंटर। तो पीछे वाले को गुस्सा आई तो उसने थोड़ा सा झुका और धक्का मारा सामने वाले को, तो ये एकदम ऐसे गिर गया, ये थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हुए और ये ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हुए। तो आगे क्या गया, आगे तो धक्का गया ना। क्या धक्के का कोई रूप रंग होता है क्या, नहीं होता है। इसी धक्के को तो वेव बोला जाता है ना, मतलब कुछ तो आगे गया। ये वाला क्या बोलेगा, भाई क्यों धक्का दे रहे हो, क्या इसने धक्का दिया, नहीं दिया ना, धक्का तो यहाँ क्रिएट हुआ ना। तो इसने क्या किया, डिस्टरबेंस क्रिएट किया। इसने क्या किया, डिस्टरबेंस क्रिएट किया। जैसे इसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, डिस्टरबेंस क्या हुआ, प्रोपेगेट हुआ। डिस्टरबेंस क्या हुआ, प्रोपोगेट हुआ। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, वेव ही तो बोलते हैं। डिस्टरबेंस क्या हुआ, प्रोपोगेट हुआ, v स्पीड से मालूम प्रोपोगेट हुआ। तो जो घटना हमें यहाँ दिखाई दी, ठीक है, वो घटना पहले यहाँ तो हो चुकी थी ना, तो क्या आगे गया है, धक्का गया, मतलब वेव गई। आई थिंक अब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि डेली लाइफ में किस तरह वेव का एक एग्जाम्पल देने की मैंने कोशिश की है। ठीक है,
जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होता है, जो हमें इवेंट, जैसे इसको धक्का लगा, ठीक है, जो हमें इवेंट यहाँ घटना देखने को मिली कि ये अपनी पोजीशन से हिला, वही घटना हमें पहले दिखाई दी कि कोई और को भी ये धक्का लगा, ठीक है, तो क्या गया था, वेव इसमें गई थी। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं साइनोसोडल वेव की। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, एक रस्सी है जिसका एक एंड दीवार से फिक्स है और दूसरे एंड को हम स्नैप कर रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी। पिछले एग्जाम्पल में स्लिंकी में हमने केवल ऊपर स्नैपिंग की थी, तो जब बम्प था वो ऊपर ही बस आया था, नीचे तो आया नहीं था। लेकिन इस स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी कर रहे हैं, फिर नीचे भी कर रहे हैं, फिर ऊपर कर रहे हैं, फिर नीचे कर रहे हैं, तो हमारा बम्प ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। तो आप देख रहे हो ये बम्प ऊपर भी गया, बम्प नीचे भी गया, बम्प ऊपर भी गया, बम्प नीचे भी गया, बम्प ऊपर भी गया, है ना। ये अपन का ऐसा जाएगा। तो ऐसा आपने जिम वाली रस्सी में भी देखा होगा, जब जिम में ऐसे करते हैं या एड वेड में देखा होगा, तो ऐसे ही क्रिएट होती है। तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि ये जो भी था स्नैपिंग था, ये था डिस्टर्बेंस। पहले रस्सी शांत थी, लेकिन हमने एक एंड को डिस्टर्ब किया, हमने डिस्टर्बेंस पैदा किया। और हम जानते हैं डिस्टर्बेंस क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। मान लो ये डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट किया v स्पीड से, तो जहाँ जहाँ प्रोपोगेट करेगा तो वो क्या करेगा, डिस्टर्बेंस लाएगा, वहाँ के पार्टिकल्स को वो उठाएगा या नीचे गिराएगा, ठीक है। अब हमें इसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि इसका एक्सप्रेशन होगा। वेव का हम एक्सप्रेशन जानते हैं बच्चा, वो क्या होता है, y इक्वल टू, बताइए क्या होता है, y इक्वल टू x माइनस वी टी। इसको हमें नहीं भूलना है। क्यों होता है ये, क्योंकि t इक्वल टू 0 में और x इक्वल टू x माइनस वी टी में हमें वही y मिलता है, हमें वही इवेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए एक्सप्रेशन क्या है, वेव का है। लेकिन अब हमारा क्या है, ये साइन टाइप का है। अगर आपने साइन पढ़ा होगा, साइन फंक्शन, तो साइन का जो ग्राफ है बच्चा, वो ऐसे ही बनता है, साइन का ग्राफ, ठीक है। साइन की जो वैल्यू है वो +1 से -1 जाती है, ये +1 है, ये -1 है, फिर +1 -1 है, तो ये साइन ग्राफ है। अब हमें इस फंक्शन को साइन बनाना है, तो बच्चा इस फंक्शन को हम साइन कैसे बना सकते हैं, तो सबसे सरल तरीका क्या है, यहाँ पे साइन लगा दो। तो हम x माइनस वी टी को तो हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि यही हमें वेव का ही एक्सप्रेशन देगा, ये तो एक्सप्रेशन होना ही चाहिए। तो हमने आगे लगा दिया साइन, क्योंकि हमारी जो वेव है वो साइनोसोडल है, साइन टाइप की एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा। तो क्या ये सही है इक्वेशन, तो ये डायमेंशनली सही नहीं है। क्यों, क्योंकि x हमारा मीटर में, vt भी डिस्टेंस है जो मीटर में आता है, तो लेकिन साइन हमारा एक नंबर लेता है, जैसे साइन 30, साइन 40 होता है, साइन 45, साइन 60, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये तो लेंथ है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं k। तो हम इसको k से इंटू कर देते हैं, k से, तो ये हो जाएगा kx माइनस kvt। इस k को हम बोलते हैं बच्चा वेव नंबर। क्या बोलते हैं, वेव नंबर। और इसकी जो यूनिट है बेटू, इसकी जो यूनिट है वो मीटर इनवर्स है। कितनी है, मीटर इनवर्स, क्योंकि ये मीटर है, ये मीटर इनवर्स होगा, तो मीटर इनवर्स मीटर को काट देगा। ये भी वीटी इंटू मीटर है, ये मीटर इनवर्स है, तो मीटर इनवर्स मीटर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास एक नंबर आएगा, तो साइन एक नंबर लेता है, तो ये हमारा सही बैठेगा। क्या अब बताइए, क्या अब हमारा ये एक्सप्रेशन सही है? अब ध्यान दो कि अभी भी सही नहीं है, क्योंकि साइन जब एक नंबर लेता है, जैसे साइन 30 लिया, तो साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो वो एक नंबर है, लेंथ नहीं है। लेकिन हमारा y क्या है, हमारा y तो लेंथ है, हमारा जो y है, हमारा y जो है वो एक लेंथ है, ये जो y है वो हमारा लेंथ है, मीटर है। तो हमें एक और इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, एक और वेरिएबल। तो हम करते हैं a, तो a को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है, a को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, और इसकी बच्चा यूनिट होती है मीटर।
क्या यूनिट होती है? मीटर। तो अब मामला सेट है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। अब थोड़ा सा हमें उसको शॉर्ट करना है और ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल हो गए, 3 हो गए। तो एक चीज़ डिफाइन है, डेफिनेशन क्या है? ओमेगा क्या होता है? K इंटू वी, ये डिफाइंड टर्म है। तो हम K इंटू वी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आता है अपन आगे ये प्रूफ करेंगे, ओमेगा टू के वी कैसे आता है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये रिलेशन होता है, होल्ड होता है, तो हमारा हो जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब मामला एकदम फिट बैठा है और ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको बोल सकते हैं ट्रैवलिंग वेव का। किसका? ट्रैवलिंग वेव, जो वेव चल रही है आगे, उसका नेचर कैसा है? साइन। ठीक है, तो ये सेकंड एक्सप्रेशन है जो हमें याद रखना है। पहला एक्सप्रेशन ये था, ये एक्सप्रेशन था, लेकिन ये एक्सप्रेशन इसको बोल सकते हैं पल्स का है। पल्स, पल्स मतलब एक बार बम्प आया फिर वो आगे बम्प गया, उसको बोलते हैं पल्स। वेव क्या होती है? लगातार जाती है। ठीक है, पार्टिकल्स ऊपर भी जाते हैं, पार्टिकल नीचे भी जाते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन किसका हो गया? एक्सप्रेशन हो गया ट्रैवलिंग वेव का। क्या होता है? y इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहां k को क्या बोला जाता है? k को बोला जाता है, k को बोला जाता है वेव नंबर और a को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ये छुप गया है, मैं जो लिखा था ओमेगा इक्वल टू के वी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या डिफाइन किया गया है? ओमेगा इक्वल टू के वी। के वी को हम ओमेगा करते हैं, ये रिलेशन है। ठीक है, डिफाइन ये रिलेशन है। तो ये कैसे आता है हम आगे की प्रूफ करेंगे। तो ये हमें इक्वेशन एक्सप्रेशन नहीं भूलना है। कैसा? y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये नीचे वाला भी लिख रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है? y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन हमें नहीं भूलना है। ये एक्सप्रेशन होता है ट्रैवलिंग वेव का, जो वेव चल रही है। ठीक है, तो अब अपन आगे समझेंगे वेव लेंथ का कॉन्सेप्ट। वेव लेंथ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलते हैं कि 5 झूले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। स्विंग होता है ना, जो पार्क में होता है, आगे पीछे जाता है, ऑसिलेट करता है, और 5 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बच्चे को धक्का देता हूँ तो वो उसका झूला ऊपर जाएगा, और मान लेते हैं कि वो झूला क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, और अभी वो करता ही रहेगा, हवा इतना उसको रोक नहीं रही है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो मैं दूसरे झूले को धक्का दूंगा। तो पहला झूला जब मैं धक्का दिया था वो ऊपर गया, और जब मैं आगे जाके दूसरे झूले को धक्का दूंगा तो वो ऊपर जाएगा। जब तक ये ऊपर जाएगा तो ये पीछे आ रहा होगा, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेस। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेस। ऐसे ही वेव का नेचर होता है, एक मीडियम होता है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल आप मान सकते हो, झूले मान सकते हो। और जब वेव प्रोपोगेट करती है, जैसे मैं जब जा रहा था झूलों के पास, तो मैं हर एक को क्या करता था? डिस्टर्ब कर रहा था। तो जब मैं हर एक को डिस्टर्ब कर रहा था तो हर एक झूला क्या कर रहा था? ऑसिलेट। तो साइनसॉइडल में भी क्या होता है, जब एक साइन वेव जाती है, जब एक ट्रैवलिंग वेव जाती है, तो हर एक पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट। जैसे झूले हो रहे थे, लेकिन 2 ऑसिलेशन मैच नहीं करते हैं, है ना। आप खुद सोचो, आप एक ही समय में सारे झूलों के पास पीछे तो हो गए नहीं कि सबको एक साथ आपने धक्का दिया। जब सब झूलों को एक साथ धक्का दोगे, जब तो सबके सब एक ही साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे। पहले आप क्या करो, पहले को दे रहे हो, फिर दूसरे को दे रहे हो, फिर तीसरे को दे रहे हो। तो कोई आगे है, कोई पीछे, कोई बीच में है, कोई बस जाने ही वाला है। तो ये सब क्या है? आउट ऑफ फेस है। ये क्या है? आउट ऑफ फेस। अभी तो मैंने 5 झूले लिए हैं, मान लो 5 झूले नहीं होते, 100 झूले होते, और मान लो अभी हवा उनको रोक नहीं रही है, ये मानना पड़ेगा। हम जब पढ़ते हैं तो हम रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई एक ऐसा झूला होगा आगे जाके जिसका
किसी और झूले के साथ ऑसिलेशन मैच करेगा, वो झूले एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ पीछे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ पीछे आएंगे, तो वो दो झूले, वो दो पार्टिकल जो जिनका ऑसिलेशन सेम फेस में होता है, उनकी दूरी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, तो जब एक वेव ट्रेवल करती है, पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, और जो दो पार्टिकल, ऐसे दो पार्टिकल जिनका सेम फेस होता है, मतलब एक ही साथ ऊपर जा रहे हैं, एक ही साथ नीचे जा रहे हैं, उनके बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब ये सब हो रहा है हम एक फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, स्नैपशॉट लेते हैं। तो हम स्नैपशॉट में देखेंगे कि कोई ऐसे दो पार्टिकल हमें मिल जाएंगे जिनकी फ़ोटो एक जैसी होगी, एक साथ वो एक ही फेस में होंगे, एक ही हाइट में होंगे, तो उनकी बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट कब अराइज होता है? व्हेन टाइम इज फिक्स। व्हेन टाइम इज फिक्स, जब आप समय फिक्स कर देते हो, मतलब जब आप एक फोटो लेते हो, स्नैपशॉट लेते हो, व्हेन टाइम इज फिक्स एंड वेव ट्रेवल और वेव ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स ऑसिलेट। पार्टिकल्स क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। पार्टिकल्स ऑसिलेट। देयर आर टू पार्टिकल्स which oscillate in same phase। ऐसे दो पार्टिकल हैं जिनका ऑसिलेशन सेम फेस में होता है। There are two particles which oscillate in same phase। The minimum distance between them, the minimum distance between them is known as वेवलेंथ। उनके बीच की मिनिमम दूरी को क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ। अब हम समझेंगे टाइम पीरियड ऑफ वेव। टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो अभी हमने क्या किया? टाइम फिक्स किया, हमने एक फ़ोटो ली। जब हमने फ़ोटो ली तो हमने देखा ऐसे दो पार्टिकल्स होंगे जो सेम हाइट में होंगे, सेम उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, और उनकी बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? करेक्ट, वेवलेंथ बोलेंगे। अब हम पोजीशन फिक्स कर दे रहे हैं। जब हम पोजीशन फिक्स करें, हम किसी एक झूले को देख रहे हैं, तो हम जानते हैं वो झूला क्या कर रहा होगा? ऑसिलेट कर रहा होगा, क्योंकि वेव एक बार बस नहीं जाती, ये बार बार आती जा रही है उसके पास। ठीक है, तो वो ऑसिलेट करेगा। जब वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो जितना समय लगाएगा वो पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, मतलब अपनी पोजीशन में वापस आने में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, जितना समय लगाएगा पार्टिकल अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए। तो इसमें क्या होता है? व्हेन पोजीशन इज फिक्स्ड, व्हेन पोजीशन इज फिक्स एंड wave travel, a particle oscillate, particles oscillate, बहुत से पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। टाइम टेकन फॉर अ पार्टिकल, टाइम टेकन फॉर अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, to complete one oscillation is known as time period of wave, is known as time period of wave। जितना समय एक पार्टिकल को एक ऑसिलेशन करने में लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। अब हम निकालेंगे वेव नंबर का फॉर्मूला, के की वैल्यू क्या होती है और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, वो हमारा अगला टास्क है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें के निकालना है। के याद है आपको क्या था हमारा? के था वेव नंबर। तो हमें अब इस टॉपिक में क्या करना है? टू डिटरमाइन के,
k की वैल्यू हमें निकालनी है। k हमारा क्या था? वेव नंबर था। तो हम किस तरह k की वैल्यू निकालेंगे वेव नंबर, ये हमें देखना है। देखो बहुत ही आसान है, हम जानते, देखो ये हमने इक्वेशन मिटाया नहीं, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूले। आपको ये फॉर्मूले याद ही रखना है। y = a sin kx - ωt, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये दूरी तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक x1 है और ये दूरी तुम्हारी x2 है, और हमने टाइम क्या कर दिया है? फिक्स। हमने एक फ़ोटो ली है, तो फोटो हमें ऐसा दिखा है, कुछ पार्टिकल ऊपर उठे हैं, कुछ पार्टिकल नीचे हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके लिए? y1 = a sin kx1 - ωt, और इसके लिए क्या हो जाएगी? y2 a sin kx2 - ωt। अब आप खुद बताइए, वेवलेंथ हमने क्या बोला था कि जब हम टाइम फिक्स कर देते हैं तो दो पार्टिकल जो एक ही हाइट पे होते हैं, जिनका डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, उनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट होता है, ठीक है। तो हमारा जो वेवलेंथ है वो क्या हुआ? x2 - x1 हुआ। हमारा वेवलेंथ क्या हुआ? x2 - x1। तो हमें क्या करना है? y1 और y2 हमें सेम चाहिए, तभी तो वेवलेंथ होता है कि दो पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल यहाँ था, एक पार्टिकल यहाँ था, जिनका डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो हम इनका सेम चाहिए। a तो सेम है, अगर हमें ये सेम चाहिए तो ये एंगल और ये एंगल का जो अंतर होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम sin 30 देखते हैं तो 1/2 आता है, और हम sin 30 में 360 ऐड कर दें, मतलब वापस वहाँ पे आ जाएं, फिर से हमें क्या मिल जाएगा? 1/2। फिजिक्स में 360 को बोलते हैं 2π। फिजिक्स में हर एक चीज़ को रेडियन में डिनोट करते हैं, तो हम 360 को 2π सकते हैं। तो ये एंगल के बीच जो डिफरेंस चाहिए, इन दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 2π। मतलब kx1 - ωt kx2 - ωt, इनका डिफरेंस होना चाहिए 2π। तो ωt क्या हो जाएगा? कैंसिल, और k कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? x2 करेंगे, kx2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो ये हो जाएगा x2 - x1 = 2π। अब x2 - x1, x2 में से x1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? करेक्ट, लैम्डा। तो k लैम्डा = क्या आ जाएगा? 2π। तो बच्चा हमारा k क्या आ जाएगा? 2π/λ। तो हमारा ये फॉर्मूला k का आ गया। तो k का क्या फॉर्मूला होता है? 2π/λ। तो जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया था k वेव नंबर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2π/λ। क्लियर है आपको? ठीक है। अब अपन नेक्स्ट करेंगे ओमेगा, निकालेंगे ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। अब बच्चों हमें निकालना है ओमेगा। तो इस ओमेगा निकालने के लिए हम पोजीशन फिक्स करेंगे, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने एक पोजीशन फिक्स करती है, हम केवल एक झूले को देख रहे हैं, तो वो एक पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट करता है जब एक साइनोसॉइडल वेव पास होती है। तो जब वो ऑसिलेशन कर रहा है, तो मैंने देखा t1 समय में उसकी वो कहाँ था? y1 में था, और वो लगातार ऑसिलेट कर रहा है। वापस वो y1 में आया, किस समय में? t2 समय में। तो जो उसको टाइम लगा t2 - t1, वो क्या होगा? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब जितना समय लगता है उसको अपनी पोजीशन वापस आने में, वही क्या होता है? टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हमने देखा था। अब हम जानते हैं कि ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है। अब तो हमें रेड क्या होगा? याद हो गया होगा, क्या होता है? y = a sin kx - ωt। तो अब हम रख देते हैं, हमने x फिक्स कर दिया है, तो y1 क्या हो जाएगा? ठीक है, तो y1 हो जाएगा हमारा a sin kx - ωt1, और y2 हो जाएगा a sin kx - ωt2, ठीक है। तो हमें क्या करना है? t1 समय में अगर y1 है तो t2 समय में भी क्या होना चाहिए? y1।
मतलब हमें ये दोनों बराबर करना है, ए तो पहले से बराबर है, फिर से वही है, हमें ये एंगल, इन एंगल में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 पाई का होना चाहिए। तो फिर से हम कर देंगे, क्योंकि हमें y1 y2 क्या चाहिए, बराबर, तभी तो टाइम पीरियड कहलाएगा जब अपनी वो वापस पोजीशन में आएगा। तो क्या होगा, kx माइनस ओमेगा t1 माइनस kx माइनस ओमेगा t2, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 2 पाई। तो ये kx कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। t2 माइनस t1 क्या है हमारा, टाइम पीरियड, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय t, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई बाय t। और 1 बाय t जो बच्चा डिफाइन है, 1 बाय t वो होता है f। तो हमारा जो ओमेगा हो गया उसका एक और फॉर्मूला हो गया 2 पाई f। तो ओमेगा का एक सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई f। तो ये हमारा ओमेगा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने ओमेगा डिटरमाइन कर लिया और के डिटरमाइन कर लिया, जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे इक्वेशन में, के और ओमेगा हमें मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ वेव। तो हम जानते हैं कि वेव की एक स्पीड होती है। अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। तो हम कैसी वेव पढ़ रहे हैं, साइन वेव पढ़ रहे हैं। कैसी पढ़ रहे हैं, साइन वेव। तो साइन फंक्शन ऐसा होता है और ये मूव कर रहा है, साइन वेव क्या हो रही है, मूव कर रही है। अभी ऐसे गई है, अब जब ये मूव करेगी तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर गई, ये पूरा ऐसा मूव कर रहा है। तो मान लो इसने चला x, ठीक है, कितना चला ये, x चला, और इसने समय लिया t, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ना होता है स्पीड। तो हमारा जो वेव है वो मूव कर रहा है, जैसे ये वेव था, ये मूव कर गया, ये मूव कर गया, ये वेव था, ये मूव कर गया, तब मूव कर गया। तो हमें ये v निकालना है। तो जब ये वेव मूव करता है तो उसका शेप चेंज नहीं होता। तो हमारा जो इक्वेशन है उसमें जो ये टर्म है kx माइनस ओमेगा टी, ये शेप बताता है। kx माइनस ओमेगा टी हमें क्या देता है, शेप, जो चेंज नहीं होता, वो क्या होता है, कांस्टेंट। वेव जा रही है तो ऐसे ट्राइंगल ना हो जाएगी वेव, ये ना हो पाएगी, उसका शेप साइनोसॉइडली रहेगा, पर वो मूव करेगी। जैसे ऐसा है, वेव ऐसी है, फिर जो डॉट डॉट है ना, वो देखो वेव अब ऐसे हो गई, जैसे ये वेव मार्कर है तो अब ऐसे चली गई, वेव चली गई, तो शेप कांस्टेंट है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो k तो कांस्टेंट है, वो तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्या होगा, x। ऐसे ओमेगा कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आएगा, डिफरेंशिएट क्या होगा, dt, और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, 0। तो k dx, और यहाँ पे आप इसको ले जाओ तो हो जाएगा ओमेगा dt, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx बाई dt क्या होगा, ओमेगा बाय k। अब वही x बाई t क्या होता है, वेलोसिटी, तो यही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बाय k। क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा बाय k। और अभी हमने ओमेगा निकाला है, ओमेगा बेटू हमने कितना निकाला है, 2 पाई बाय t, और k कितना निकाला है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन टी। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला वेव का, लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। अब 1 बाय टी, अब वो अच्छे से दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, v का दूसरा फॉर्मूला हो गया है लैम्डा बाय टी। अब बचा 1 बाय टी होता है f, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू लैम्डा f, v इक्वल टू लैम्डा f। तो हमारे वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसमें से जो ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रिलेशन है, डिपेंडेंस नहीं है। ये फॉर्मूला क्या है, रिलेशन। वेलोसिटी रिलेट करती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज ना हो जाएगी, रिलेट करती है, रिलेशन है। v इक्वल टू लैम्डा f क्या है, रिलेशन है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो हमारे वेलोसिटी के 2 फॉर्मूला आ गया, v इक्वल टू ओमेगा बाय k और v इक्वल टू लैम्डा f। तो आई होप ये वेलोसिटी ऑफ वेव भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव।
अब हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो यहाँ देखिएगा, समझिएगा, ये पार्टिकल है और इससे वेव पास हो रही है, ठीक है, इससे क्या हो रही है, वेव पास हो रही है और वेव की स्पीड v है। तो जब वेव पास होगी तो हम जानते हैं ये पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ये पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो हमने सीखा है। तो जितने समय में ये ऑसिलेट करेगा, तो कितने समय में ऑसिलेट करेगा, t, उतने समय में हमारी जो वेव लेंथ है लैम्डा दूरी आगे चली जाएगी, ठीक है। तो t टाइम में हमारी वेव लैम्डा डिस्टेंस आगे चली जाएगी, ठीक है। जितने टाइम में एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उतने समय में हमारी वेव कितना जाती है, लैम्डा। तो जब ये एक ऑसिलेशन पूरा कर लेगा तो वो कितना एंगल है, 2 पाई, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं 2 पाई एंगल में वेव लैम्डा आगे जाएगी, ठीक है। जब पार्टिकल 2 पाई एंगल कर लेगा, जहां था वहां वापस पहुंच जाएगा, तो लैम्डा कितना जाएगी, लैम्डा आगे जाएगी, ठीक है। तो अगर वेव लैम्डा जा रही है तो पार्टिकल ने 2 पाई कर लिया होगा। अगर वेव 1 यूनिट जा रही है तो पार्टिकल ने कितना एंगल कवर कर लिया होगा, 2 पाई बाय लैम्डा। और अगर वेव डेल एक्स जा रही है आगे, ठीक है, तो पार्टिकल ने कितना एंगल कवर कर लिया होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, इसी को बोलते हैं डेल फाई। तो ये डेल फाई है हमारा फेज डिफरेंस, ये डेल फाई हमारा फेज डिफरेंस है। और अच्छा दिख नहीं रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई। तो डेल फाई हमारा फेज डिफरेंस और डेल एक्स है हमारा पाथ डिफरेंस। और ये हमारा रिलेशन आ गया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में 2 पाई बाय लैम्डा। अब हम 2 पाई बाय लैम्डा जानते क्या होता है, k। तो क्या आ गया हमारा रिलेशन, k डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई। ये हमारा रिलेशन आ गया, k डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई। मतलब अगर हमारी वेव डेल एक्स आगे जाती है तो जो पार्टिकल है कितना एंगल ऑसिलेट कर लेगा, कितने एंगल अपन का पार्टिकल मूव करेगा या घूमेगा, कितने एंगल से पार्टिकल घूमेगा, डेल फाई एंगल से घूम जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, k डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई, ठीक है, k डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई। क्लियर है आपको ये? तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलिजन ऑफ 2 वेव। 2 वेव कैसे कोलाइड करती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेव से बोला था एक धक्का होता है। अब धक्के का ना रूप होता है, ना रंग होता है, ना साइज होता है, ना पीले कलर का धक्का होता है, ना मोटा पतला धक्का होता है। अब धक्का और धक्का कोलाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो चलिए देखते हैं, इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। कोलिजन ऑफ 2 वेव। मान लेते हैं एक पार्टिकल है और एक वेव जा रही है, इसकी तरफ वेव जा रही है। मान लेते हैं हमारे ये वेव 1 है और ये वेव जब इससे गुजरती है तो पार्टिकल डिस्प्लेस होता है y1। तो हम जानते हैं हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों, क्या है हमारी इक्वेशन, y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। तो हम लिख सकते हैं इस सिचुएशन को ऐसे, y1 इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। अब वही पार्टिकल है सेम पार्टिकल है और एक दूसरी वेव ऐसे आ रही है, ये हमारी वेव 2। जब ये दूसरी वेव है, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट लाती है y2। तो इस सिचुएशन को मैथमेटिकली लिख सकते हैं y2 इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा t। प्लस मतलब यहाँ से आ रही है, निगेटिव जा रही है, और माइनस मतलब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये मतलब होता है साइन का। तो अगर उसी सेम पार्टिकल में
सेम पार्टिकल में एक साथ दोनों वेव आ जाएं, वेव 1 भी आ जाएं और वेव 2 भी आ जाएं, तो क्या होगा, वेव 1 भी आ जाएं और वेव 2 भी आ जाएं, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट होगा y। तो एक थ्योरम है या एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो बोलता है कि जो इसका y होगा वो y1 प्लस y2 होगा। मतलब वेव तो आ रही है एक साथ उस पार्टिकल पे, लेकिन आप एक एक करके देखो। पहले मानो कि एक वेव नहीं है, केवल एक दूसरी वेव है, जैसे वेव 1 है और वेव 2 नहीं है, एक्चुअली में तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, एक एक करके सुपर इम्पोज करो। तो जब वेव 1 आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना लाएगा, y1, और जब वेव 2 आएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट लाएगा उस पार्टिकल में, y2। जब दोनों एक साथ आएंगे तो कितना लाएगा, y1 प्लस y2। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जब दो वेव आती हैं तो दोनों एक तीसरी वेव को जनरेट करती हैं और उसका इक्वेशन हमें इस प्रिंसिपल से मिलता है। तो देखते हैं क्या हमें इक्वेशन मिलता है हमारी एक नई वेव का। ठीक है, तो चलिए इसको अपन देखते हैं कि हमें क्या इक्वेशन मिलेगा नई वेव का। तो वैल्यूज हम रखते हैं। तो y1 हम जानते हैं कितना है हमारा, a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस, और y2 कितना है, a sin kx प्लस ओमेगा टी। a तो कॉमन आ जाएगा, इस पूरे को आप c मानो और इस पूरे को आप d मानो। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चा, साइन c प्लस साइन d, ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। तो यहाँ देखिए a तो कॉमन था, ठीक है, ये हो गया 2 साइन। अब इसको इससे ऐड करोगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2kx कॉस, जब इसको इससे माइनस करोगे तो kx कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, माइनस 2 ओमेगा 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 2a साइन kx। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया है, ठीक है। और इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब क्यों बोलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी तक हमने एक इक्वेशन देखा था, ये वाला, ये था हमारा इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव का, जो वेव चल रही है, और ये है रुकी हुई वेव, स्टैंडिंग वेव। तो क्यों बोला है स्टैंडिंग वेव, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, y इक्वल टू 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है। अब आपको समझाएंगे कि स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है। तो अब हमें स्टैंडिंग वेव का मतलब समझना था। तो एक तार है जो बहुत टाइट है, उस तार को आप ऐसे डिस्टर्ब करोगे, प्लग करोगे, तो आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, तो वेव प्रोपोगेट करेगी, वेव 1 और वेव 2। यहाँ पे तार बंधी थी तो यहाँ से लौटेगी, और जब ये दो वेव मिलेगी, तो जब वेव दो मिलती हैं तो हम पहले ही वर्कआउट कर चुके हैं, एक तीसरी वेव उत्पन्न होती है, पैदा होती है। उस इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी। तो हम क्या देखेंगे, जब ये वेव आएगी तो अब क्या सीन होगा, ऐसा हमें ऐसा लूप दिखाई देगा। आप एक रबड़ लिए जिससे डब्बा बांधते हैं, उसको आप ऐसे खींच लिए और किसी से बोले यहाँ से प्लग करें, तो आपको ऐसे लूप दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, लूप। अब हम देख रहे हैं ये पार्टिकल तो एकदम मूव नहीं कर रहे हैं, इन पार्टिकल को बोला जाता है नोड, जो एक भी मूव नहीं करते हैं। और ये पार्टिकल जो था, ये बहुत ज़्यादा मूव कर गया है, मैक्सिमम मूव कर गया है। तो इस पार्टिकल को बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं, एंटी नोड। अब हमें नोड और नोड के बीच की दूरी निकालनी है और एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो अब स्टैंडिंग वेव क्यों बोला, क्योंकि अब वेव फंस गई है, वेव इसके बाद नहीं जा सकती है आगे, वेव यहीं पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, हो क्या रहा है, देखो इसमें टी नहीं आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन इज नॉट फंक्शन ऑफ
टाइम, मतलब समय के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, चाहे कोई भी समय ले लो, ये y इक्वल टू 0 ही है। तो जब समय के साथ पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। जब समय के साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, जैसे देखो इस इक्वेशन में टी आर है, समय के साथ तुम्हारी पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज होती है, वाई टी का फंक्शन है, लेकिन यहाँ वाई जो है टी का तो फंक्शन है यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनकी जो पोजीशन है ये कभी चेंज नहीं होगी। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी पोजीशन क्या होगी, कभी चेंज नहीं होगी। ये पॉइंट भी क्या होगा, मैक्सिमम में होगा, इससे उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो है कि हमें नोड्स के बीच की हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए जब स्टैंडिंग वेव आएगी तो हमें ऐसे लूप दिखाई देंगे, और वेव चाहती तो है कि ये पॉइंट मूव करें, लेकिन ये क्योंकि ये फिक्स है तो ये भी इनकी पोजीशन फिक्स होगी, ये सपोर्ट इसको मूव होने नहीं देगा, तो इनका y क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन में हमें y 0 मिल रहा है। तो y 0 होने के लिए ये पूरी वैल्यू जो है साइन के x वो क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। जब साइन के x 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम जानते हैं कि क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो हम x की वैल्यू क्या रखें कि हमें y 0 मिले। तो अगर हम x की वैल्यू n लैम्डा बाय 2 रख देते हैं, n लैम्डा बाय 2 रख देते हैं तो हमें y 0 ही मिलेगा। चलिए चेक करते हैं, पहले n इक्वल टू 0 के लिए पुट करते हैं। जब n 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, यहाँ x 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो n 0 में हमें साइन 0 मिल रहा है और y भी क्या हो जाएगा, 0। अब n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, और साइन पाई क्या होता है, 0 ही होता है। तो n इक्वल टू 1 में भी हमें मिल रहा है। ऐसा आप चेक करोगे हर एक n में आपको y 0 मिल जाएगा, 2 3 4 में। तो ये वो है जिसमें हमें क्या हो रहा है, y 0 मिल रहा है। तो पहला y 0 क्या मिलेगा, x1 कब मिलेगा, जब n इक्वल टू 0 रखेंगे, तो n इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, x1 0। अब दूसरा हमें दूरी क्या मिलेगी, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें x2 क्या मिल जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो कितनी डिस्टेंस पे हमें दूसरा मिल रहा है नोड, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो ये हमारे बहुत काम का फॉर्मूला है जो हमें निकालना था। ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी होती है लैम्डा बाय 2। ठीक है, दो नोड्स के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा बाय 2। अब हम देखेंगे दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी क्या होती है। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। दो नोड्स के बीच की दूरी होती है लैम्डा बाय 2। अब देखिए हमें अब निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड। तो आप कहीं और से प्लग करोगे खिंची हुई तार को, जैसे गिटार की तार होती है, तो आपको पहले एक बड़ा सा लूप दिख रहा था, अब आपको दो लूप दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इनकी दूरी क्या होती है, एंटी नोड। अब हमें ये दूरी निकालना है, एंटी नोड की दूरी। तो हम जानते हैं हमारा इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 2a साइन kx कॉस ओमेगा t, ये हमारा इक्वेशन था। अब क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो साइन के एक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब साइन के एक्स क्या होगा, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 1 होती है। तो हम जानते हैं के तो फिक्स है 2 पाई बाय लैम्डा। अब हमें x निकालना है, तो अगर हम x ले लें n प्लस हाफ लैम्डा बाय 2, तो फिर अपन चेक करते हैं कि बात बन रही है नहीं बन रही है। तो n इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो n इक्वल टू 0 कर देंगे तो लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा बाय 4,
तो साइन 2 पाई बाय लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा बाय 4, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो साइन लैम्डा बाय 2, साइन लैम्डा बाय 2 मतलब होता है 90, साइन 90 क्या होता है 1। हाँ, हमें मैक्सिमम मिल रहा है, तो n इक्वल टू 0 पे तो हमें मिल रहा है। अब n इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, तो x हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4। फिर से पुट करो यहाँ वैल्यू, तो साइन 2 पाई बाय लैम्डा 3 लैम्डा बाय 4, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 2 जा, तो 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 कितना होता है, लैम्डा होता है, पाई होता है 3 पाई बाय 2 सॉरी, तो पाई होता है 180, ठीक है। 180 बाय 2 करोगे तो क्या आएगा 90, 90 टू 3 क्या होगा 270, और 270 में भी हमें मिलता है मैक्सिमम, मतलब हमें मिलता है -1। तो हमारा सही है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हमारा हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, +1 और -1। तो n इक्वल टू 0 में हमें x1 मिल जाएगा, और x1 कितना मिलेगा लैम्डा बाय 4, और n इक्वल टू 1 में हमें x2 मिल जाएगा, दूसरी पोजीशन जहाँ एंटीनोड मिलेगा हमें वो मिल जाएगा, हमें यहाँ 1 रखोगे तो क्या आएगा 3 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, फिर आप x2 माइनस x1 करोगे तो आपका आ जाएगा लैम्डा बाय 2, मतलब दो एंटीनोड के बीच की दूरी भी क्या होती है लैम्डा बाय 2। तो चाहे नोड है या चाहे एंटीनोड है, दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी बच्चों, करेक्ट, लैम्डा बाय 2। अब देखो हमेशा एंटीनोड नोड के बीच में ही आएगा, तो इसके नोड और नोड के बीच में लैम्डा बाय 2 है, तो नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी क्या हो जाएगी लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो नोड और नोड के बीच की दूरी बच्चा लैम्डा बाय 2, एंटीनोड और एंटीनोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2, और नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 4। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेशन। बिना इस बेसिक के वो वाइब्रेशन नहीं आएगा, ठीक है, समझ में, इसलिए हम ये सब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। तो अब हमारा मेन टॉपिक है वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। तो आप जानते हैं जैसे गिटार होता है उससे बहुत सारे वाइब्रेशंस निकलते हैं, फ्रिक्वेंसीज निकलती है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा की फ्रिक्वेंसी होती है 512 या 500 के रेंज में कुछ होती है। तो एक स्ट्रिंग जो टाइट है या दो जगह से फिक्स है, आप उसको प्लग करते हो, मिडिल से प्लग करते हो, जहाँ से आपने प्लग किया वहाँ एंटी नोड बना, और जहाँ फिक्स है वहाँ नोड बना। और ये पहला लूप है जो हमें दिखाई देगा जब हम ऐसा करेंगे। तो हमें इसका वाइब्रेशन निकालना है, क्या क्या ये वाइब्रेशन निकाल सकता है स्ट्रिंग, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी निकाल सकता है, और क्या उन फ्रिक्वेंसी में कोई पैटर्न है, ये भी हमें देखना है। तो इस स्ट्रिंग की लंबाई L है, और यहाँ नोड्स बनेंगे क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ये सपोर्ट से अटैच हैं। और अभी हमने डिराइव करवाया था कि नोड और नोड के बीच में दूरी क्या होती है, करेक्ट, लैम्डा बाय 2। तो ये L भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि एक ही चीज़ को बता रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 12। फिर हमने एक और चीज़ डिराइव की थी V = F लैम्डा। तो हमें तो F निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो V बाय लैम्डा = क्या हो जाएगा F। अब पहली फ्रिक्वेंसी है तो ये बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। तो जो वेलोसिटी होती है वेव की स्ट्रिंग में वो आपको याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन नहीं है अपने सिलेबस में, √T/μ, जहाँ T होता है टेंशन फोर्स और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब जितना इसका मास है, वजन है इस स्ट्रिंग का, और इसकी जो लंबाई है, अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है 12। तो ये हमारी होगी पहली फ्रिक्वेंसी जो जनरेट होगी एक स्ट्रिंग से। तो फॉर्मूला है √T/μ अपॉन 2L, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अब बीच से आप प्लग नहीं किए, अब यहाँ से आप प्लग कर रहे हैं तो यहाँ एंटी नोड बनेगा। अब यहाँ मजबूरी है नोड बनने की क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, तो यहाँ नोड है या यहाँ नोड है, यहाँ एंटी नोड है, फिर क्या आएगा नोड एंटी नोड नोड। पहले अभी सिंगल लूप बना था, अब क्या बनेगा 2 लूप बनेगा। तो हम जानते हैं नोड और नोड के बीच में दूरी क्या होती है लैम्डा बाय 2।
नोड और नोड की दूरी क्या होती है, लैम्डा बाय 2, और टोटल लेंथ क्या है, एल। अब दोनों लेंथ है तो कंपेयर कर देते हैं, तो एल क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, तो एल हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। फिर हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो वेलोसिटी तो वेव की स्ट्रिंग में क्या होती है, अंडर रूट टी बाय म्यू, और एल के लैम्डा को लिख सकते हैं एल, तो हमारा ये आ गया F1। इसको बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवर टोन। इसी सीक्वेंस में जाएंगे, अभी 2 लूप बने हैं, कहीं और से अप्लाई करोगे तो 3 लूप बनेंगे। तो फिर नोड 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 नोड, तो लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/3। फिर से हम रख देंगे लैम्डा की वैल्यू 12/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये उसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवर टोन। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, हमारा जो F0 था वो क्या था, अंडर रूट टी बाय म्यू बाय 12। तो यहाँ पे आप 2 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो देखो टी बाय म्यू टी बाय म्यू टी बाय म्यू सब में कॉमन है, 12 12 12 सब में कॉमन है। और फिर क्या चल रहा है 1 2 3, तो F1 है तो 2, 2 है तो 3, 0 है तो 1। समझ में आया कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो अब एक आपको एक्सरसाइज देते हैं, मतलब क्वेश्चन देते हैं और आपको वो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अब आपको निकालना है 83 ओवर टोन क्या होगी इसकी, 83 ओवर टोन। तो आप देख रहे हो अगर सेकंड ओवर टोन है तो क्या आ रहा है 3, तो 83 ओवर टोन क्या आएगा 84 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 84 अंडर रूट टी बाय म्यू अपॉन 2L। ठीक है, तो जो ओवर टोन पूछेगा +1 करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो अंडर रूट टी बाय म्यू का और डिवाइड करो 2L से। आई होप ये आपको टॉपिक वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग समझ में आ गया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे, ओपन ऑर्गन पाइप। अब देखिए हमारा टॉपिक है वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। मतलब हमारा ऐसा पाइप है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है, जैसे एक बांसुरी होती है दोनों तरफ से ओपन होती है, उससे भी वाइब्रेशन निकलते हैं, उससे भी सुर निकलते हैं, उससे भी आप सा रे गा मा पा धा नि सा निकालते हो। तो वही चीज़ है, फंडामेंटल्स क्या है, जहाँ से ओपन होगा वहाँ एंटी नोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे क्या होगा एंटी नोड। अब एंटी नोड के बीच में नोड होना जरूरी है, तो नोड बन गया। कॉन्सेप्ट वही है, इनकी बीच की दूरी λ/4 होती है। तो और ये हमारा पाइप है L लेंथ का, दोनों कंपेयर कर देंगे तो हमारा L आ जाएगा λ/2 और लैम्डा आ जाएगा 2L। तो हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो साउंड की वेलोसिटी एयर में होती है गामा RT अपॉन M। अभी हम आगे जाके प्रूफ करेंगे गामा RT अपॉन M। ठीक है, और अपॉन 2L, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। अब देखिए फिर लूप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ तो एंटी नोड होना जरूरी है, तो एक लूप और बढ़ गया, तो एंटी नोड 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 एंटी नोड, तो λ/4 एंटी नोड और नोड की बीच की दूरी, नोड नोड λ/2 और नोड एंटी नोड λ/4। तो इसको आप ऐड करोगे तो L आ जाएगा लैम्डा, वही लैम्डा वैल्यू L पुट कर दी, तो ये हो गया हमारा सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवर टोन। तो आप देख रहे हो इसका सिमिलर पैटर्न आ रहा है, किसके जैसे आ रहा है, स्ट्रिंग जैसे। जब आप इसका थर्ड ट्राई करोगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जैसे आपने उसमें नहीं किया था ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो आप यहाँ भी कर लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 12 ऊपर गामा RT अपॉन M, यहाँ 1 यहाँ 2, F2 क्या आ जाएगा, F2 में 3 आ जाएगा, F4 में 5 आ जाएगा। फिर अगर इसमें एक क्वेश्चन दे कि 133 ओवर टोन बताओ, 133 ओवर टोन, तो सेकेंड ओवरटोन में फर्स्ट ओवरटोन में 2 आ रहा है, तो 133 ओवरटोन में क्या आएगा 134, यहाँ आ जाएगा 134 गामा RT अपॉन M अपॉन 2L। ठीक है, तो ओपन ऑर्गन पाइप का और स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन होता है वो सेम होता है। ठीक है, आप ट्राई करिएगा, F2 निकालिएगा और देखिएगा कि 3 गामा RT अपॉन M अपॉन 2L आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप क्लोजर वन एंड,
जैसे आपके पास ढक्कन है, पेन का ढक्कन है, आप उसमें से ऊपर ब्लो करते हो, फूंक मारते हो, तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है ना। पेप्सी खाली बॉटल में, मटके में, ग्लास में आप निकाल सकते हो ना, आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड पैदा होता है। तो क्या क्या साउंड पैदा हो सकता है, उसका पैटर्न क्या है, वही देखने वाले हैं। तो यहाँ क्लोज है तो यहाँ नोड बनेगा, यहाँ ओपन है तो यहाँ एंटी नोड बनेगा। तो सबसे बेसिक तो यही बनेगा स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं एंटी नोड और नोड में क्या होती है दूरी, λ/4, और ये लेंथ क्या है, l। कंपेयर कर देंगे तो हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा, 4l। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, गामा RT अपॉन m, जहाँ गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एयर के लिए गामा होता है 7/5, m क्या है मोलकुलर मास, r क्या है गैस कॉन्स्टेंट 8.3 और t है टेम्परेचर, और ये 4 है। तो ये होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड क्या बन सकता है, एक लूप आ जाएगा। यहाँ तो मजबूरी एंटी नोड बना, यहाँ खुला है, और यहाँ मजबूरी नोड बना क्योंकि यहाँ बंद है, उसके बीच में एक और आ सकता है नोड। तो ये हो गया एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। इसमें आप वर्कआउट करोगे तो आपका लैम्डा क्या आ जाएगा, 4l/3 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या पैटर्न है, F2 क्या आएगा। तो आपको लग रहा होगा कि F2 5, क्योंकि देखिए और चल रहा है 1 फिर 3 और फिर 5, है ना। ठीक है, आपसे आप एक बार करना भी 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ 500 ओवरटोन क्या आएगा, 500 ओवरटोन, तो क्या आप बता पाओगे। तो मैं उसको बताता हूँ कि कैसे आप करोगे, अप्रोच करोगे। जितना भी दिया गया है उसका 2 गुना करो और +1 कर दो। जैसे 1 दिया गया है, ठीक है, तो इसका 2 गुना क्या होगा, 2, और +1 करोगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे 500 ओवरटोन है तो इसका 2 गुना करो तो क्या आ जाएगा 1000, और +1 करो तो क्या आएगा 1001। तो इसका आंसर आएगा 1001 गामा RT अपॉन m अपॉन 4l, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या ट्रिक है, जो भी दिया गया है उसका आप डबल करो और +1 करना पड़ेगा, डबल +1, तब जाके आप कोई भी ओवरटोन इसमें आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो अब अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बीट्स, इसको अपन समझेंगे बीट्स है क्या। तो जब आप जब देखो, जैसे मैं क्लैप कर रहा हूँ तो जब भी मैंने ये साउंड प्रोड्यूस किया, ये लाउड साउंड था, फिर दूसरा लाउड होने में कुछ समय लगा, फिर समय लगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ साउंड, या बोलते हैं लब डब। जैसे आपकी हार्ट बीट है, ठीक है, आप अपनी हार्ट बीट फील करो तो लब डब साउंड आएगा। तो इसी लब डब साउंड को क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। इसको और थोड़ा सा अपन समझते हैं कि क्या है एक्चुअली में बीट्स क्या होती है। जब कोई सिंगर बनना चाहता है और वो कोई जाता है टीचर के पास सिंगिंग सीखने, तो टीचर उससे बोलते हैं कि आप सा बोलो। जैसे मैंने बोला सा बोला, अब वही सा वो हारमोनियम में प्ले करेंगे, तो हारमोनियम का सा और हम मेरे सा में देखिए अब बहुत अंतर आएगा, ठीक है। तो वो हम मेरे गले का अभ्यास करवाएंगे, काफ़ी करवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि मेरे सा की जो फ्रिक्वेंसी है हारमोनियम के सा की फ्रिक्वेंसी के आसपास हो। जब मेरे सा की फ्रिक्वेंसी और हारमोनियम के सा की फ्रिक्वेंसी आसपास होगी तब जाके लय बनेगी, ठीक है, ताल बनेगी, ठीक है। और हम जब बहुत पास होंगे उस हारमोनियम की फ्रिक्वेंसी के, तो साउंड मेरा और हारमोनियम का दोनों फ्लैट नहीं जाएगा। लय बनने में दोनों साउंड उठेंगे और गिरेंगे, फिर उठेंगे और फिर गिरेंगे, एक लय बन जाएगी। इसी लय को बोलते हैं बीट्स बोलते हैं, ठीक है, लय बनना। तो हर एक सिंगर का प्रयास होता है कि कभी कभी नहीं होता, जो नॉन सिंगर होता है, जैसे मैं अगर गाऊँ तो म्यूजिक अलग जाएगा, मेरी आवाज़ अलग जाएगी, लेकिन जो सिंगर्स होंगे उनका म्यूजिक और सिंगिंग एकदम साथ जाएगी और दोनों की फ्रिक्वेंसी लगभग पास होगी, तो एक समा बनेगा, एक लय बनेगी, एक बीट्स बनेगा। साउंड पीरियोडिकली राइज होगा, फॉल होगा, लाउडनेस आएगी, फिर फॉल होगी, एक बीट्स क्रिएट हो जाएगी जो हमें मेलोडियस साउंड देगा। जैसे आप देखिए जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, सोनू निगम टाइप के होते हैं,
अरिजीत सिंह होते हैं, जब उनके कॉन्सर्ट होते हैं विदेशों में होते हैं और कोई वायलिन है तो 50 लोग वायलिन बजाते हैं। क्यों बजाते हैं 50 लोग वायलिन? एक जन भी वायलिन बजा सकता था ना, और उसको एम्पलीफाई करते हैं, लाउडनेस एम्पलीफाई करते हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर सेम इंस्ट्रूमेंट भी है और दोनों इंस्ट्रूमेंट सा बजा रहे हैं लेकिन दोनों की फ्रिक्वेंसी में अंतर आएगा। ऐसे सारे वायलिन बज रहे हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, फ्रिक्वेंसी काफ़ी पास पास है। जब फ्रिक्वेंसी काफ़ी पास पास होती है तो क्या पैदा होगा? करेक्ट बीट्स पैदा होगी और पूरा हर एक चीज़ सिंक्रोनाइज होके एक लय बनेगी और पूरा साउंड वैनिंग एंड वैक्सिंग होगी। उठेगा लाउडनेस, गिरेगी लाउडनेस, उठेगी, एक समा बनेगा, एक मेलोडियस साउंड क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, ये 20 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 हर्ट्ज से कम। अगर ये 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो हमें फ्लैट साउंड समझ में आएगा, हमें लाउडनेस कुछ टाइम के बाद उठती और गिरती नजर नहीं आएगी, एकदम फ्लैट साउंड आएगा, फ्लैट। ठीक है, तो ये याद ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं वेव का, हम इक्वेशन जानते हैं। वेव का इक्वेशन हम क्या जानते हैं? y = a sin kx ओमेगा t। ठीक है, प्लस का मतलब वेव निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। मान लो ये वेव मैं पैदा कर रहा हूँ और मेरी फ्रिक्वेंसी गले की ओमेगा 1 है जब मैं सा बोल रहा हूँ, और ये वेव पैदा कर रहा है हारमोनियम, और वो भी सा हारमोनियम से भी हम सा निकाल रहे हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? ओमेगा 2। और हम दोनों की फ्रिक्वेंसी में 20 हर्ट्ज से कम ही अंतर आना चाहिए। ठीक है, मान लो इतना मेरी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं लगभग स्टूडेंट के बराबर ही मेरा फ्रिक्वेंसी जा रही है और डिफरेंस 20 से कम है। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड कैसे होते हैं? y1 + y2, ये हम सीख चुके हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमने इनको ऐड कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि इसके पहले भी हमने ऐड किया था तो हम एक जनरल x में देख रहे थे कि उस x वाले पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है। अब हम देख रहे हैं उस पार्टिकल के साथ जो ओरिजिन में x = 0 ओरिजिन, जो एक पार्टिकल के साथ होगा वो सबके साथ होगा। तो मैथमेटिक्स इजी करने के लिए हमने x ले लिया 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, a कॉमन आ जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब ये c मान लो, ये d मान लो, sin c + sin t हमने अभी वर्कआउट किया था, एक ऐसा डेरिवेशन कर चुके हैं। वो क्या होता है? 2 sin c + 2 cos c - d/2। तो वही हमने कर दिया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो इक्वेशन है ये बीट की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? बीट की इक्वेशन है। अब एक साइन में आ रहा है, कॉस में आ रहा है। तो अगर मैं 512 हर्ट्ज का प्रोड्यूस कर रहा हूँ और हारमोनियम 515 हर्ट्ज का कर रहा है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 1000 पार हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? 20। तो हमें जो बीट्स देगा, कौन सा फंक्शन देगा? कॉस। तो कॉस फंक्शन हमें बीट्स देगा। तो जब कॉस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी +या -1, तो हमें लाउडनेस समझ में आएगी। क्या आएगी? लाउडनेस। ठीक है, जब हार्ट बीट अपनी फिर से फील करो, आपकी हार्ट बीट लाउडनेस आती है, फिर कम होती है लाउडनेस, फिर लाउडनेस आती है, फिर कम होती है ना। तो एक टाइम इंटरवल के बाद फिर से लाउडनेस रिपीट होती है, फिर गिरती है। ठीक है, तो वही हमें टाइम निकालना है कब कब हमें हमारी लाउडनेस आएगी, क्योंकि पीरियोडिक होता है लाउडनेस बीट्स में, है ना, एक समय के बाद लाउडनेस आती है। ठीक है, तो वही हमें टाइम निकालना है। तो देखते हैं कैसे टाइम हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और आप कर सकते हैं, एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। आप गूगल में जाइएगा और उसमें लिखिएगा ऑनलाइन टोन जनरेटर। उसमें आप ऑनलाइन टोन जनरेटर जब ओपन करेंगे तो 512 की फ्रिक्वेंसी आप प्ले करिएगा, एकदम फ्लैट जाएगी, जैसे मच्छर भिनभिनाता है ना, ऐसी आवाज़ सुनाई देगी। फिर 520 करिएगा तो और आवाज़ थोड़ी तीखी हो जाएगी, तो वो भी फ्लैट जाएगी। 520 ना करके आप 800 कर देना, तो और ज़्यादा बहुत तीखी आवाज़ आएगी, वो भी फ्लैट जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप 800 वाली फ्रिक्वेंसी पास लाते जाओगे, और आप 2 मोबाइल लेना, एक में 512 करना और एक में 515 कर देना या 513, तो दोनों फ्रिक्वेंसी में अंतर क्या है? 20 से कम। तो अब दोनों साउंड जो पहले फ्लैट जा रहे थे, जब आप एक साथ बजाओगे ना दोनों साउंड, तो एक बीट बन जाएगी। अब साउंड जो है ना, उसकी लाउडनेस फ्लैट नहीं जाएगा साउंड, अब उसकी पहले उसको लाउड सुनाई देगा, फिर एकदम ऑफ सुनाई देगा, फिर कुछ समय बाद फिर लाउड वो होगा, फिर ऑफ होगा, एक बीट पैदा हो जाएगी। करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो वही है,
ये हमें बीट देगा क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस ही 20 से कम हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू में लाउडनेस देगी, मैक्सिमम वैल्यू कॉस क्या होती है +1। तो अगर हम टी की वैल्यू 0 रख देंगे तो कॉस 0 तो 1 हो जाता है, तो हमें फर्स्ट लाउड सुनाई देगा। क्या देगा हमें? फर्स्ट लाउड साउंड। जैसे ये पहले टी की वैल्यू 0 में ही हमें लाउड सुनाई दे देगा। अब सेकेंड लाउड को सुनाई देगा तो सेकेंड वैल्यू क्या होती है? नीचे सबसे मैक्सिमम -1। तो ये वैल्यू, ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए? हमें ये एंगल हमारा पाई के बराबर होना चाहिए। ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए? पाई के बराबर। हमें कॉस, ये पूरी वैल्यू -1 चाहिए, तो ये पूरा एंगल पाई के बराबर होना चाहिए, पाई कॉस पाई ही -1 होता है। ओमेगा होता है 2πf, हम डिराइव कर चुके हैं, आप देख लेना। तो 2 कॉमन होकर कट जाएगा, पाई कॉमन होकर कट जाएगा और टी आ जाएगा 1/f1 - f2। ये आ जाएगा हमारा सेकेंड लाउड का टाइम। सेकेंड लाउड साउंड कब हमें सुनाई देगा? इतने समय बाद, 1/f1 - f2। पहला लाउड कब सुनाई दिया था? 0 में। तो कितने समय बाद सुनाई दिया? तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ लाउडनेस क्या आ जाएगा? 1/f1 - f2। मतलब साउंड की जो लाउडनेस है इस टाइम पीरियड के बाद हरदम रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। तो बीट की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 - f2 होगी। तो वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरी आवाज़ है 512 और हारमोनियम का है 500। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 12। इसका मतलब है 1 सेकेंड में 12 बार साउंड लाउड होगा। 12 बार मतलब पहले लाउड होगा, फिर गिरेगा, फिर लाउड होगा, फिर गिरेगा, फिर लाउड होगा, फिर साउंड गिरेगा, लब डब 1 सेकेंड में 12 बार बीट्स पैदा हो जाएगी। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आई होप मैंने कुछ कोशिश की है बीट को समझाने की। ठीक है, अब अपन एक लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर। ठीक है, अपन चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? तो अभी तक हमने जो वेव देखी थी स्ट्रिंग में देखी थी। जो वेव स्ट्रिंग में होती है वो ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स क्यों होती है? क्योंकि वेव तो जा रही है स्ट्रिंग में, लेकिन पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है परपेंडिकुलर। तो जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और उसकी वेलोसिटी हमने देखा था कितनी थी? √T/μ। अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? जब साउंड वेव जाती है तो जो वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में एयर के जो पार्टिकल हैं वो भी, उनका भी डिस्प्लेसमेंट होता है, वो ऐसे ही ऑसिलेट करते हैं। वेव भी ऐसे जा रही है, उनका ऑसिलेशन भी ऐसे ही हो रहा है, उसी डायरेक्शन में होता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका भी डेरिवेशन हमारे नहीं है सिलेबस में, हमें डायरेक्ट याद करना है। वेलोसिटी इक्वल टू √B/ρ, जहाँ B है बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम और ρ है डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब न्यूटन एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें साउंड की वेलोसिटी 340 या 332 मीटर पर सेकंड आई। तो न्यूटन ने अटेम्प्ट किया कि चलो उसको कुछ एक डिराइव करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच देते हैं। तो न्यूटन ने माना कि जब साउंड जाता है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल मतलब वेरी स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसने माना कि जब साउंड जा रहा है तो इतना फास्ट नहीं जा रहा है, तो उसको उसने आइसोथर्मल मान लिया। तो आइसोथर्मल में क्या होता है? PV का कांस्टेंट होता है। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शन है UV, तो हम याद करो जब दो फंक्शन होते क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एसिटिस सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एसिटिस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। अब ये चीज़ हम यहाँ ले गए तो माइनस में आ गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है। अब वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ये बल्क मॉडुलस होता है और यही हमारा प्रेशर के बराबर आ रहा है। मतलब बल्क मॉडुलस और प्रेशर क्या है? बराबर। तो ये जो फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस, इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर, एयर का प्रेशर होता है 10⁵ पास्कल और एयर की जो डेंसिटी होती है 1.38 होती है। जब हम ये वैल्यूज रखेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी आती है वो 280 मीटर पर सेकंड आती है, जो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग्स नहीं है। तो इसमें कुछ करेक्शन होना है, तो इसको करेक्ट किया लैप्लास में, और वही हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, लैप्लास करेक्शन, कि उसने क्या करेक्ट किया और जो उसकी वैल्यू आई एकदम एग्जैक्ट लगभग नियर ही आई जो एक्सपेरिमेंट्स में हमने वेलोसिटी पाई। तो लैप्लास ने माना कि जब साउंड ट्रेवल करता है प्रोसेस एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब होता है वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। तो लैप्लास में जब साउंड जाता है तो प्रोसेस बहुत फास्ट है, तो एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो पाती है, तो प्रोसेस एडियाबैटिक है। जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो ये लॉ होता है पॉइजन लॉ, ये फॉलो होता है, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, पावर सामने पावर -1 और फिर इसको यहाँ ले जाएंगे माइनस में,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, बेस से तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारा ये ऐसा बन जाएगा। अब ये चीज़ बी है तो हमारा बल्क मॉडुलस अब प्रेशर इंटू गामा आ जाएगा। तो हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, लेकिन अब बल्क मॉडुलस किस बराबर आ गया है, प्रेशर इंटू गामा। तो प्रेशर इंटू गामा, एयर के लिए गामा होता है 7/5, प्रेशर 10⁵, डेंसिटी 1.38। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, रूट लेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट के साथ मैच करेगा, दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो ये रिलेशन है कि हम इस रिलेशन से देख रहे हैं वेलोसिटी प्रेशर पर डिपेंड करती है, ये गलत है। ये एक रिलेशन फॉर्मूला है, डिपेंडेंस फॉर्म नहीं है। अब अपन डिपेंडेंस फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है ये डिपेंडेंस फॉर्मूला। तो देखिए हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन। n क्या होता है, मोल्स, तो उसको हम सकते हैं मास अपॉन मोलकुलर मास। V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, और डेंसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी क्या हो गया, RT अपॉन M। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, गामा P/ρ, तो प्रेशर इंटू डेंसिटी कर सकते हैं RT अपॉन M। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करी, किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। गर्मियों में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है कंपेयर टू ठंडी, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। जब बरसात के दिन होते उमस होती है तो साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास होता है एयर का वो कम होता है। तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब अगर ह्यूमिडिटी होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।